हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट 3 का अध्ययन करेंगे। यानी शिक्षा शास्त्र विषय में यूनिट 3 बीए सेकेंड सेमेस्टर में क्या है, इसको हम लोग को कैसे पढ़ना है, ये किस चीज़ से संबंधित है, इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। जैसा कि देखिए, मैंने सिलेबस में आप लोग को बताया था कि बीए सेकेंड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का जो यूनिट 3 है वो ब्रिटिश कालीन शिक्षा में महत्वपूर्ण जो सुधार किए गए थे उनसे संबंधित है। तो उन सुधारों को हम लोग एक एक करके आज की क्लास में देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है ब्रिटिश काल की शिक्षा में 1813 के चार्टर एक्ट में किए गए प्रमुख शिक्षा संबंधित सुधार। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे 1833 ईस्वी में किए गए शिक्षा संबंधित महत्वपूर्ण सुधार। उसके बाद फिर देखेंगे मैकाले का जो है स्मरण पत्र क्या था, और मैकाले के द्वारा जो निस्यंदन सिद्धांत दिया गया था वो क्या था, और प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था। ये सारी बातें जो है आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए आइए देखा जाए। हाँ चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 के शिक्षा संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान, क्योंकि आपके सिलेबस में सबसे पहले इसी को पढ़ना है। यानी जब अपने देश में ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह से शासन स्थापित कर लिया और उन लोगों ने अपने देश पर शासन करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद उन लोगों ने अपने देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए भी प्रयास किया। उन लोगों ने हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का प्रचार प्रसार इसलिए किया कि उनको पढ़े लिखे नौकर चाहिए थे। तो उसके लिए उनको अपने देश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर तरीके से सुचारू रूप से लागू करना जरूरी था। तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे क्रमवार हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का विकास किया। इसके पहले जब वो लोग अपने देश में आए थे तो उन लोगों का उद्देश्य केवल यहाँ पर व्यापार करना था और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना था। व्यापार करते करते जब वो लोग धीरे धीरे मजबूत हो गए, आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, तब उन्होंने अपने देश में राजनीतिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, और यह हस्तक्षेप धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के युद्धों में बदल गया। और उन्होंने अपने देश के जो प्रमुख राजा थे, अनेक क्षेत्रों के जो राजवंश थे, उनको पराजित किया और उनके ऊपर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद फिर उनका जो विस्तार था वो भारत के बड़े क्षेत्र पर हो गया, और फिर उसको संभालने के लिए, उन सबके अंदर कार्य करने के लिए योग्य और अच्छे पढ़े लिखे नौकरों की जरूरत थी, और वो नौकर हमको अपने देश से ही मिलने थे। इसलिए उन लोगों ने अपने देश में शिक्षा व्यवस्था का विकास किया। तो देखिए, जो चार्टर एक्ट 1813 था वो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन के तहत शिक्षा के विकास की नींव रखी। देखिए, जब उन्होंने अपने देश में प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद अपनी नीतियां बनानी शुरू की, जिसमें सबसे पहले उन्होंने 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया, और उसी रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत में अपने जो विजित क्षेत्र थे उस पर शासन करने का क्रियाविधि निर्धारित किया। फिर उसके बाद उसमें 1784 ईस्वी में कुछ संशोधन किए गए, और उसके बाद फिर 1793 ईस्वी में नया एक्ट लाया गया, और उसके आधार पर इन लोगों ने शासन करना शुरू किया। इनका जो चार्टर एक्ट जारी होता था वो 20 साल के लिए जारी होता था। यानी 20 साल में एक बार अधिनियम बनाते थे और उसी अधिनियम के अनुसार ये लोग शासन चलाते थे। फिर उसके बाद 20 साल के बाद उसमें संशोधन करते थे। तो इसी क्रम में यह 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था वो भी इसी क्रम में एक अगला 20 साल का एक्ट था। देखिए, इस अधिनियम में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता की शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया। इससे पहले देखिए, वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून की शिक्षा के लिए 1721 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। हालांकि कुछ पहले भी इन लोगों के द्वारा शैक्षिक सुधार किए जाने शुरू हुए थे, लेकिन वो नाम मात्र के थे। जिसमें देखिए, वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी 1781 ईस्वी में। उसी के बाद देखिए 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा हिंदू दर्शन और कानून व्यवस्था के अध्ययन के लिए वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज शुरू किया गया था।
इस देखिए जो 1813 के चार्टर एक्ट के क्या महत्वपूर्ण प्रावधान थे ये हम लोग देख लेते हैं, और उन महत्वपूर्ण प्रावधानों में शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे इसके बारे में हम लोग को आज इस सिलेबस में पढ़ना है। तो देखिए, शिक्षा के लिए अनुदान, यानी इस चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए अनुदान की बात की गई, और इसके तहत भारतीय शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया। उसके बाद देखिए, इसमें जो दूसरा मुख्य प्रावधान था वो शिक्षा का उद्देश्य, यानी इस धनराशि का उपयोग भारतीयों को धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा देने, विज्ञान एवं साहित्य के प्रचार और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाना था। यानी उन लोगों ने जो पैसा दिया था वो हमारे देश के लोगों के धार्मिक और नैतिक शिक्षा को बेहतर करने के लिए, यहाँ पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, और भारतीयों को विज्ञान और साहित्य में उन्नति करने के लिए इस पैसे को खर्च करने की बात कही गई। इसमें फिर देखिए तीसरी बात क्या कही गई थी, शिक्षा का माध्यम, यानी इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित नहीं किया गया था कि शिक्षा का माध्यम पारंपरिक भारतीय भाषा होगी या अंग्रेजी, जिससे आगे चलकर शिक्षा पद्धति को लेकर बहस शुरू हो गई थी। देखिए, इन्होंने इसमें 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही, लेकिन शिक्षा का माध्यम क्या होगा इस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं की। उसके बाद देखिए, अगले जो प्रावधान था, इसके तहत भारत में विभिन्न प्रकार के ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति दे दी गई, और ये ईसाई मिशनरी यूरोप से आकर भारत में धर्म प्रचार किए, विभिन्न प्रकार के गिरजाघरों को स्थापित किए, चर्चों को स्थापित किए। देखिए, ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर स्कूल और चर्च स्थापित करने तथा ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई, और इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति व्यवस्था की गई। यानी इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को भी नियुक्त किया और विभिन्न प्रकार के स्कूल और चर्च खोलना शुरू किया। इस अधिनियम में कहा गया था कि भारत में रहने वाले तथा वहां जाने वाले सभी लोगों को भारतीयों में उपयोगी ज्ञान, धर्म तथा नैतिक उत्थान के प्रचार का अधिकार होगा। यानी इन्होंने कहा था कि जो लोग यूरोप से भारत जाएंगे और भारत में जो लोग यूरोप से जाकर रहेंगे, वहां पर रहते हुए वो भारतीयों में ज्ञान, धर्म और नैतिकता का प्रचार करेंगे, उत्थान करेंगे, और उसके लिए अपने यहाँ अधिकारियों को नियुक्त भी कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने देखिए भारत में अनेक स्थानों पर गिरजाघर खोले, स्कूल, कॉलेज बनवाए, और उनके माध्यम से भारतीयों में धर्म का अपना प्रचार भी किया। यानी इन सब चीजों की स्थापना की, भारतीयों को शिक्षा भी प्रदान किया और अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। इसके परिणाम स्वरूप देखिए हजारों हिंदुओं ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, जिससे भारतीय समाज में एक नए संप्रदाय का जन्म हुआ। इसका परिणाम देखिए ये हुआ कि बहुत से हिंदुओं ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। उस धर्म में जो प्रलोभन दिया जाता था, अच्छी शिक्षा दी जाती थी, जिसकी वजह से लोग उससे प्रभावित होते थे और अपना धर्म परिवर्तित कर लेते थे। इस तरह से देखिए भारत में ईसाई धर्म तथा पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के लिए यह पहला कदम था। यानी इस तरीके से उन्होंने अपने देश में ईसाई धर्म और पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए पहला कदम उठाया था। बाद में देखिए इसी पाश्चात्य शिक्षा का स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जैसे विद्वानों ने बहुत सारा प्रयास किया रोकने का, और इसके विरोध में उन्होंने बहुत सारे सुझाव भी लोगों को दिए। फिर देखिए इसका प्रावधान अगला क्या था, भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारने का प्रयास। ब्रिटिश सरकार ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए कदम उठाने की बात कही, लेकिन इसे लागू करने में काफी समय लग गया। इसके अलावा देखिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों, नागरिक एवं सैनिक दोनों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इस क्रम में देखिए हेल्बरी का कॉलेज, एडिस कॉम्बी का सैनिक शिक्षणालय को बोर्ड ऑफ कंट्रोल की देखरेख में रखने का निश्चय किया गया। यानी इन्होंने शुरू में नागरिकों और सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के केंद्रों को खोला, और उन केंद्रों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण में रखकर और फिर वहां पे प्रशिक्षण दिया जाने लगा।
इसी क्रम में इन्होंने देखिए कलकत्ता मद्रास के कॉलेजों को भी नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुरूप चलाने की व्यवस्था की। अब देखिए ये जो चार्टर एक्ट 1813 था, इसके तहत भारत में कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थानों को स्थापित किया गया था, जिसमें देखिए सबसे पहले हिंदू कॉलेज को स्थापित किया गया था कलकत्ता में 1817 ईस्वी में। स्थापना देखिए डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय और रास मोहन घोष के सहयोग से की गई थी। यानी इसमें एक अंग्रेज अधिकारी और 2 विद्वान भारतीयों के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। इसमें देखिए आधुनिक पश्चिमी शिक्षा यानी अंग्रेजी, विज्ञान, गणित की शिक्षा दी जाती थी और वर्तमान में यह संस्थान देखिए प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ और फिर 2010 में इसको प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया गया। यानी शुरू में यह एक कॉलेज के रूप में था, बाद में इसमें परिवर्तन किया गया, इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से स्थापित किया गया और फिर 2010 में भारत सरकार के द्वारा इसको विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया। उसके बाद देखिए अगला जो संस्थान कलकत्ता मदरसा था, जिसको 1781 ईस्वी में स्थापित किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, इसको भी पुनर्गठित किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम छात्रों को अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून की शिक्षा देना था। यानी इसमें पुनर्गठित किया गया इसको और फिर इसके दायरे को बढ़ा दिया गया। इसका देखिए महत्व क्या है कि यह संस्थान भारत में उच्च इस्लामिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना और 1911 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इसका जुड़ाव हुआ। यानी जब बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो वह विश्वविद्यालय इसी से जुड़ा था। फिर अगला देखिए संस्कृत कॉलेज बनारस का जो 1791 ईस्वी में था, जिसको जोनाथन डंकन ने स्थापित किया था, इसको भी 1824 ईस्वी में पुनर्गठित किया गया। इसके संस्थापक देखिए जोनाथन डंकन थे, अभी मैंने आप लोग को बताया। इस संस्थान का उद्देश्य हिंदू शास्त्रों, वेद, ज्योतिष और दर्शन की शिक्षा देना था और इसका महत्व क्या था कि यह ब्रिटिश प्रशासन द्वारा समर्थित पहला प्रमुख हिंदू शास्त्र अध्ययन केंद्र बना। यानी इसको स्थापित करने के बाद में इसको पुनर्गठित किया गया और भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति आदि की शिक्षा इसमें दी जाने लगी और यह हिंदुओं का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान बनकर दिखाई पड़ा। उसके बाद देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में 1800 ईस्वी में स्थापित किया गया था, उसको भी 1813 के बाद बेहतर रूप से पुनर्गठित किया गया और इसको सक्रिय बनाया गया। इसकी स्थापना देखिए लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। इस संस्थान का उद्देश्य देखिए क्या था कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं यानी हिंदी, संस्कृत, फारसी, बंगाली की ट्रेनिंग देना था। यानी इस संस्थान में जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे उनको भारतीय भाषाओं में ट्रेनिंग दी जाती थी, क्योंकि भारतीय क्षेत्रों में जाकर उनको शासन प्रशासन को संभालना होता था, जिससे उनको असुविधा ना हो, तो वहां की भाषाओं को उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। इस संस्थान का महत्व क्या था देखिए, इसने भारतीय भाषाओं में साहित्य और अनुवाद कार्यों को बढ़ावा दिया। उसके बाद देखिए माउंट स्टर्ट एल्फिंस्टन के द्वारा जन शिक्षा के प्रचार के लिए वर्ष 1918 में मुंबई में बम्बई नेटिव एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। इस संस्थान ने भी भारत में जन शिक्षा के लिए बेहतर कार्य किए। इसके बाद देखिए दिल्ली कॉलेज बनाया गया 1825 ईस्वी में और इसकी स्थापना गाजीउद्दीन खान ने 1792 में एक मदरसे के रूप में किया था और बाद में फिर इसको 1825 ईस्वी में आधुनिक कॉलेज के रूप में बदल दिया। इसकी विशेषता देखिए क्या थी, यहाँ अरबी, फारसी के साथ साथ अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाने लगी। वर्तमान में इसका स्वरूप देखिए क्या है कि बाद में यह जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज यानी वर्तमान दिल्ली विश्वविद्यालय का एक हिस्सा बना दिया गया। उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार की
शैक्षिक सोसाइटी और मिशनरी स्कूल भी खोले गए, जिसमें देखिए श्रीरामपुर में मिशनरी कॉलेज खोला गया 1818 ईस्वी में, और इसको विलियम केरी के द्वारा स्थापित किया गया था। यह सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जो अभी भी संचालन में है, और यह वर्तमान पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर नामक स्थान पर के श्रीरामपुर कॉलेज के नाम से स्थित है। इस कॉलेज का देखिए वर्ष 1829 ईस्वी में विश्वविद्यालय के रूप में श्रेणीकरण किया गया था। और उसके बाद देखिए एक और कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता में बनाया गया 1830 ईस्वी में, और इसको भी आधिकारिक रूप से स्थापित करके इसमें भी विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को प्रदान किया जाने लगा। अब देखिए जो चार्टर एक्ट 1813 है, इसका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय शिक्षा में। तो देखिए इस अधिनियम ने पहली बार शिक्षा को सरकारी नीतियों का हिस्सा बनाया। दूसरा प्रभाव देखिए भारतीय समाज में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई, जो आगे चलकर 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति और 1854 ईस्वी के वुड के घोषणा पत्र के लिए आधार के रूप में कार्य किया। इसने भारतीय साहित्य के नवीनीकरण एवं विज्ञान के उत्थान हेतु वित्तीय प्रावधानों को भी शामिल किया, अर्थात कंपनी ने भारतीयों में शिक्षा प्रसार, उनके साहित्य का उत्थान और उनमें विज्ञान के प्रचार के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने की व्यवस्था की। हालांकि देखिए यह जो 1 लाख रुपए की राशि थी यह बहुत ही कम थी और इसे लागू करने में भी देरी हुई। यह ब्रिटिश भारत में शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था। यद्यपि इस दिशा में आगामी 20 वर्षों तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका एवं 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष जमा होता रहा। तथापि यह अधिनियम इस श्रेय का अधिकारी है कि इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीयों के सैनिक एवं बौद्धिक उत्थान का दायित्व अपने ऊपर लिया। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम ने शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाने के लिए आधार भी प्रदान किया। देखिए कुल मिलाकर कहा जाए तो यह जो प्रावधान था बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था। क्यों? क्योंकि शुरू में कम से कम सरकार ने भारतीयों की शिक्षा के ऊपर ध्यान तो दिया और इन लोगों ने 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की। इस रुपए को बेहतर तरीके से खर्च करने का कोई प्लान इन्होंने नहीं बनाया था, जिसकी वजह से यह पैसा 20 साल तक इसी प्रकार से पूरी तरह से यूज नहीं हो पाया। तो एक तरह से देखा जाए तो इन लोगों ने पूरी तरह से इस शिक्षा नीति को ध्यान नहीं दिया, अनदेखा किया। लेकिन इसके बावजूद भी विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थान खोले गए जिसमें शिक्षा प्रदान की गई और बाद में फिर वही आगे बढ़कर अपने देश के जो महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रावधान थे उसके लिए बुनियाद के रूप में स्थापित हुए। अब देखिए 1833 के चार्टर एक्ट के संबंध, यानी 1813 का जो चार्टर एक्ट था, अब उसके 20 साल के बाद फिर जब अगला चार्टर एक्ट जारी हुआ तो वह अंग्रेजी शासन प्रणाली के लिए बेहतर बनाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए जारी हुआ। तो उसी चार्टर एक्ट में शिक्षा से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए और वो महत्वपूर्ण प्रावधान देखिए क्या क्या थे। चार्टर एक्ट 1833 को भारत में ब्रिटिश शासन के सुधार और प्रशासनिक बदलावों के लिए पारित किया गया था। यह अधिनियम मुख्य रूप से प्रशासनिक और विधायी सुधारों पर केंद्रित था, फिर भी इसने शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव डाले। इसके देखिए जो महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रावधान थे वो क्या क्या थे। जब यह एक्ट जारी हुआ तो इसने देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। यानी इस एक्ट के बाद ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। यानी जब यह एक्ट जारी किया गया तो इसमें ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करने की बात कही। इसके बाद देखिए इसमें भारतीयों के लिए उच्च पदों पर नियुक्ति का सिद्धांत भी दिया गया। यानी इस चार्टर एक्ट में घोषित किया गया कि किसी भी भारतीय को सरकारी सेवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा, जिससे भारतीयों को आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने और प्रशासन में भाग लेने का अवसर मिला। यानी इन्होंने कहा कि भारतीय लोगों को भी उच्च पदों पर रखा जाएगा, इसके लिए उनको आधुनिक शिक्षा प्राप्त करनी होगी और उस आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इनको अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना होगा, तब जाके उनको सरकारी सेवाओं में रोजगार प्रदान किया जाएगा।
इसी के तहत देखिए लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति भी आई और इस शिक्षा नीति ने देखिए बाद में एक अंग्रेजी शिक्षा नीति की सिफारिश की जिसमें पश्चिमी विज्ञान और साहित्य को बढ़ावा देने की बात कही। यानी इसी चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड मैकाले ने अपनी सिफारिशों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा और उसी के तहत भारत में पश्चिमी विज्ञान और साहित्य को बढ़ावा देने की बात कही गई। अगली चीज देखिए शिक्षा पर नियंत्रण। इस एक्ट के द्वारा देखिए गवर्नर जनरल को भारत में शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने का अधिकार दिया गया जिससे शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा। यानी इस एक्ट के तहत अब गवर्नर जनरल को शिक्षा संबंधित पॉलिसी बनाने का अधिकार दिया गया जिससे एक प्रकार से शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बढ़ने लगा। और इसी एक्ट में देखिए भारत में सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने की बात भी कही गई थी। अब देखिए इस एक्ट का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में अवसर मिलने से उच्च शिक्षा की मांग बढ़ी। यह अधिनियम आगे चलकर वुड के डिस्पैच 1854 और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए एक मार्गदर्शक बना। हालांकि इस अधिनियम में शिक्षा के लिए कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देने का उल्लेख नहीं था, लेकिन इसने आधुनिक शिक्षा के औपनिवेशिक ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस एक्ट में जो शिक्षा के ऊपर खर्च करने की राशि थी उसको देखिए 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया, यानी इसके अमाउंट को बढ़ा दिया गया। अब देखिए चार्टर एक्ट 1833 के बाद भारत में स्थापित कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन कौन से थे। तो देखिए अब मद्रास मेडिकल कॉलेज 1835 ईस्वी में स्थापित किया गया जो वर्तमान में चेन्नई में अभी भी है। इस संस्थान का उद्देश्य देखिए भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा देना था। इसका महत्व देखिए क्या था, यह भारत का पहला मेडिकल कॉलेज था और यहाँ भारतीय छात्रों को आधुनिक पश्चिमी चिकित्सा दी गई। यानी भारत में स्थापित किया गया यह सबसे पहला मेडिकल कॉलेज था और भारतीय लोगों को यहाँ पर चिकित्सीय शिक्षा प्रदान की गई जिससे बाद में वो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किए और विभिन्न प्रकार के डॉक्टर के रूप में अंग्रेजी सरकार के यहाँ सेवा प्रदान किया। इसके बाद देखिए 1835 में ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई जो वर्तमान में देखिए जो वर्तमान में कोलकाता है वहां पर यह था। इसकी स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। इसका महत्व देखिए क्या है कि यह भारत का पहला औपचारिक पश्चिमी चिकित्सा संस्थान था जिसने भारतीयों को डॉक्टर बनने का अवसर दिया। यानी यह भी एक ऐसा संस्थान था जहां पर मेडिकल शिक्षा प्रदान की जाती थी और भारतीयों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनने का अवसर दिया जाता था। फिर देखिए एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई को भी 1835 में यह स्थापित किया गया और यह वर्तमान मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना देखिए माउंट स्टट एल्फिंस्टन यानी उस समय के तत्कालीन गवर्नर के प्रयास से की गई थी। इस संस्थान का महत्व देखिए क्या था, यह पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। इस संस्थान को उच्च शिक्षा के लिए एक नए घटनाक्रम के रूप में मुंबई में स्थापित किया गया था। यह मुंबई विश्वविद्यालय का सबसे पुराना कॉलेज अभी भी माना जाता है। तो देखिए इसमें पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाने लगी और इसमें उच्च शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। इसके बाद देखिए बिशप हेबर कॉलेज तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया 1837 ईस्वी में और यह वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना देखिए मूल रूप से 18वीं शताब्दी में थॉमस हेबर के प्रयास से की गई थी जो एक मिशनरी और शिक्षाविद हुआ करते थे। यानी जो थॉमस हेबर महोदय थे वो एक ईसाई मिशनरी थे और शिक्षा विद्वान थे जिनके द्वारा इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज का देखिए महत्व क्या था, बिशप हेबर ने भारत में ईसाई शिक्षा और समाज सुधार में योगदान देने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की थी। इस कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करके विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों को शिक्षित करना था।
यानी ये अपने इस संस्थान में बेहतर शिक्षा प्रदान करके जो समाज के वंचित लोग थे उसको भी मुख्य धारा में शामिल करने का और उनको समाज के विभिन्न प्रकार के लाभों से उपलब्धि प्राप्त कराने का प्रयास करते थे। अब देखिए ये दो अधिनियम थे। अब इसके बाद देखिए इन्हीं के दौरान देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक विवाद उत्पन्न हो गया था कि भारतीयों को शिक्षा दी जाए तो किस माध्यम से दी जाए। कुछ विद्वानों का मत था कि इनको पश्चिमी माध्यम से दी जाए यानी अंग्रेजी माध्यम से, और कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, भारतीयों को यहाँ के तौर तरीके के अनुसार ही शिक्षा दी जाए। इसी के वजह से देखिए यहाँ पर एक विवाद उत्पन्न हो गया था और उस विवाद को प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना गया, जिसको अंग्रेजी में ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल डिस्प्यूट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल यानी प्राच्य पाश्चात्य विवाद। यह विवाद देखिए था क्या और कब शुरू हुआ था। तो देखिए ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल विवाद यानी प्राच्य पाश्चात्य विवाद पश्चिमी पूर्वी शिक्षा विवाद के नाम से भी जाना जाता है। यह 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा की भाषा और पद्धति को लेकर हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण बौद्धिक संघर्ष था। यह विवाद मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को पारंपरिक भारतीय यानी ओरिएंटल भाषा और ज्ञान प्रणाली के आधार पर विकसित किया जाए या फिर पश्चिमी यानी ऑक्सीडेंटल अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को अपनाया जाए। देखिए अभी मैंने बताया आपको कि यह विवाद बस यही था कि भारतीयों को किस माध्यम से पढ़ाया लिखाया जाए, यानी भारतीयों के शिक्षा की जो पद्धति होगी वो पुरानी भारतीय पद्धति पर होगी या अंग्रेजों की अंग्रेजी पद्धति पे होगी। बस इसी को लेकर विवाद था। इस विवाद की देखिए पृष्ठभूमि क्या थी कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने का जो प्रावधान किया था, उस प्रावधान की राशि का जो उपयोग है वो कैसे किया जाए, इस पर दो विचारधाराओं के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। यानी इस पैसे को खर्च कैसे किया जाए, किस माध्यम से किया जाए, इसी को लेकर विवाद हो गया था। तो देखिए जो ओरिएंटलिस्ट थे, जो प्राच्य समर्थक थे, जो पारंपरिक शिक्षा के समर्थक थे, उनका एक गुट बन गया और उस गुट में देखिए भारतीय भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान जिसमें संस्कृत, अरबी, फारसी आदि को बढ़ावा देने के लिए समर्थन करना था। तो इसके जो प्रमुख समर्थक थे उसमें उन लोगों ने कहा कि हम लोग भारतीयों को उनकी पारंपरिक पद्धति के आधार पर शिक्षा देना चाहते थे। उसी प्रकार से जो ऑक्सीडेंटलिस्ट थे वो पश्चिमी शिक्षा समर्थक थे, उन्होंने भी अपना एक गुट बनाया और इन्होंने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को अपनाने के लिए समर्थन किया और उसको ब्रिटिश सरकार को मानने के लिए विभिन्न प्रकार के दबाव भी उन्होंने दिए। इसमें देखिए जो मुख्य पक्षकार थे ओरिएंटलिस्ट और प्राच्यवादियों में देखिए कौन कौन से थे। उन लोगों में सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो भारतीय भाषा, संस्कृति और परंपराओं को महत्व देने के लिए थी। इनके अनुसार शिक्षा का माध्यम संस्कृत होना चाहिए, अरबी या फारसी होनी चाहिए, जिससे भारतीय ज्ञान विज्ञान और धार्मिक ग्रंथों का प्रचार हो सके। इस विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक थे उसमें देखिए H.T. प्रिंसप, कर्नल टॉड, विलियम जोन्स और जेम्स प्रिंसप, यानी इन लोगों का कहना था कि भारतीयों को भारतीयों के भाषा साहित्य के हिसाब से पढ़ाया लिखाया जाए। ये मानते थे कि भारतीयों को उनकी पारंपरिक भाषा में शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों को बनाए रखें। इनका मत था कि भारतीयों को उनके तौर तरीके से पढ़ाने लिखाने से उनका अपने सभ्यता संस्कृति से जुड़ाव बना रहेगा और उनको हम अपनी शिक्षा व्यवस्था के बेहतर तरीके से जोड़ भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम उनको उनके पारंपरिक तौर तरीके से वंचित करेंगे तो उनको कठिनाई होगी, वो विरोध करेंगे और फिर बाद में हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने उनको पारंपरिक भाषा में ही शिक्षित करने की बात कही। दूसरी ओर देखिए जो ऑक्सीडेंटलिस्ट थे यानी पाश्चात्यवादी थे, उनका यह गुट कहता था कि ब्रिटिश प्रशासन के प्रभाव में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को भारत में लागू करना चाहिए और वे कहते थे कि अंग्रेजी भाषा आधुनिक विज्ञान, तर्क, प्रौद्योगिकी और पश्चिमी विचारों के प्रचार का माध्यम बनेगी। यानी वो कहते थे कि भारतीयों को
विभिन्न प्रकार के जो विषयों को पढ़ाना है तो उन विषयों को पढ़ाने के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाना चाहिए। इस विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक थे उसमें देखिए लॉर्ड मैकाले, चार्ल्स ट्रेवेलियन और विलियम वेंटिक थे। इन लोगों का मत था कि भारतीय भाषाएं विज्ञान और तर्क शक्ति को बढ़ावा देने में सक्षम नहीं है, इसलिए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी इनका कहना था कि जो आधुनिक विज्ञान और तर्क तकनीक की जो शिक्षा है वो भारतीय भाषाओं के माध्यम से नहीं दी जा सकती, इसको देने के लिए अंग्रेजी माध्यम को ही अपनाना होगा। तो इसलिए इन्होंने इस माध्यम पर जोर दिया था। देखिए इसके बाद फिर देखिए लॉर्ड मैकाले का हस्तक्षेप हुआ और उसने शिक्षा नीति के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए, जिसको मैकाले मिनट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले, जो उस समय भारत की शिक्षा प्रणाली से संबंधित समिति का सदस्य था, उसने एक प्रसिद्ध मिनट यानी विवरण लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं में ज्ञान पुरातन और अव्यावहारिक है, जबकि अंग्रेजी भाषा आधुनिक विज्ञान और तकनीक की जानकारी प्रदान कर सकती। उसने कहा कि भारतीय भाषाओं में जो कुछ भी है वो पूरी तरह से अमनोवैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक है, अव्यवहारिक है, और हमारा जो है पश्चिमी भाषा, पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी जो है पूरी तरह से व्यवहारिक है, इसके माध्यम से बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सकती है। उसका यह इस तरह से कहने का जो तात्पर्य था वो इसलिए था कि वह एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रंग रूप में तो भारतीय हो लेकिन सोच और नैतिकता में अंग्रेजी हो। वो इसीलिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की बात करता था कि भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से हम पढ़ा देंगे तो यहाँ के वो रंग रूप में तो भारतीय होंगे लेकिन बुद्धि, दिमाग, पहनावे, हर तरीके से सोच विचार से वो अंग्रेजों की तरह कार्य करेंगे। इसलिए वो बार बार अंग्रेजी पर जोर दे रहा था। इसके परिणाम स्वरूप देखिए गवर्नर जनरल विलियम वेंटिक ने 1835 ईस्वी में एक आदेश जारी किया, जिसके तहत अंग्रेजी को शिक्षा का मुख्य माध्यम बना दिया गया और पारंपरिक भारतीय शिक्षा को हाशिए पर धकेल दिया गया। देखिए इसकी बात उस समय के जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक ने मान ली और कहा कि भारतीयों को यदि हमारे यहाँ अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, अच्छी सेवा में जाना है तो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करनी होगी। ऐसा नहीं था कि उसने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बंद कर दिया, लेकिन उसने उस पर ध्यान कम कर दिया, तो जिससे उस समय की जो अपने देश की पारंपरिक शिक्षा पद्धति थी वो धीरे धीरे हाशिए पर चली गई और उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह गया। अब देखिए जो ओरिएंटल एक्सीडेंटल विवाद था उसका क्या परिणाम हुआ। ये जो ओरिएंटल एक्सीडेंटल विवाद था उसका परिणाम देखिए क्या हुआ कि भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। भारतीय भाषाओं में शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी गई, जिससे पारंपरिक शिक्षा प्रणाली कमजोर हो गई। पश्चिमी शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के कारण भारतीयों के बीच अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ और भारतीय समाज में एक नया पढ़ा लिखा वर्ग विकसित हुआ। इसके अलावा देखिए आधुनिक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय, और भारतीय समाज में आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ, जिसने आगे चलकर भारतीय पुनर्जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन को भी प्रेरित किया। तो इन सब के जो महत्वपूर्ण बातें थी, इसका एक कंक्लूजन निकल करके आता है कि ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल जो विवाद था भारत में शिक्षा के माध्यम और उद्देश्य को लेकर ब्रिटिश प्रशासन के भीतर हुआ एक महत्वपूर्ण बहस भर था। इसने अपने देश में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया और जिससे भारतीय समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ और पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। इस नीति का भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो आगे चलकर भारत के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का आधार बना। यानी देखिए इन्हीं सब वजहों से भारत में विभिन्न प्रकार के आंदोलनों को भी चलाया गया। क्यों किया गया? क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश में हमारी जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली थी उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाए जाने की वजह से बहुत से ऐसे छात्र थे जो अपने देश में अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। यह शिक्षा महंगी होती थी और हर जगह उपलब्ध नहीं होती थी। यह केवल नगरों और शहरों में ही
मौजूद थी, तो जिसके वजह से समाज का बहुत बड़ा वर्ग जो है इस प्रकार की शिक्षा से वंचित रह गया। तो ये जो विवाद था इसने एक तरह से अपने देश के लोगों को अपने पारंपरिक शिक्षा से वंचित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि पाश्चात्यवादियों के विचारों को नहीं माना गया, प्राच्य वालों को नहीं माना गया और पाश्चात्य वालों को मान लिया गया। अब देखिए लॉर्ड मैकाले का मिनट या स्मरण पत्र, जो अभी मैंने बताया कि लॉर्ड मैकाले ने अपना मिनट या स्मरण पत्र जारी किया था, तो इसमें बातें क्या क्या थी उसको देखिए जो लॉर्ड मैकाले था उसका देखिए पूरा नाम था लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले, जो 1834 ईस्वी में भारत की सुप्रीम काउंसिल का विधायी सदस्य बनकर आया था। उसे भारत में शिक्षा की नीति निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया था। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने मैकाले का शिक्षा मिनट यानी मैकालेज मिनट ऑन एजुकेशन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने भारत में शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को अपनाने की सिफारिश की थी। यानी इसने अपने देश में अंग्रेजी भाषा को अपनाने की बात कही थी। इसके जो विवरण पत्र या मिनट था, इसके मुख्य बिंदु क्या क्या थे उसको देख लेते हैं। देखिए इसने पहले अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की बात कही, यानी इसने कहा कि भारतीय भाषाएं संस्कृत, अरबी, फारसी विज्ञान और आधुनिक ज्ञान देने में अयोग्य है। यानी उसने कहा कि जो भारत की पारंपरिक भाषाएं हैं उनके द्वारा विज्ञान और आधुनिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, इसलिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए ताकि भारतीयों को आधुनिक विज्ञान, तर्क और प्रशासनिक ज्ञान दिया जा सके। दूसरी बात इसमें क्या थी, वह एक वर्ग तैयार करना चाहता था। मैकाले का उद्देश्य था कि एक ऐसा एंग्लो इंडियन वर्ग तैयार किया जाए जो भारतीय मूल का हो, लेकिन सोच, नैतिकता और भाषा में अंग्रेजों जैसा हो। इस वर्ग को देखिए उसने अंग्रेजी शिक्षा देकर प्रशासनिक कार्यों में लगाया और अंग्रेजों को शासन करने में इससे बहुत ज्यादा आसानी हुई, यही बात उसने कही थी। इसमें इसने देखिए भारतीय भाषाओं की अवहेलना की। उसने देखिए अपने देश की जो भाषाएं थी, अपने देश की जो विज्ञान था, अपने देश का जो ज्ञान था उसको अपने पूरी तरह से अवहेलना किया और उसकी बेइज्जती की। उसने कहा कि संस्कृत और अरबी ग्रंथों को व्यर्थ और अप्रासंगिक उसने कहा कि इन भाषाओं में उपयोगी ज्ञान नहीं है। उसने कहा कि एक शेल्फ पर रखी अंग्रेजी की कोई भी किताब समस्त भारतीय और अरबी साहित्य से श्रेष्ठ है। यानी उसने कहा कि हमारे देश में एक अलमारी के शेल्फ में रखी जो किताब है वो समस्त भारतीय भाषाओं के साहित्य से श्रेष्ठ है। यानी एक तरह से यह बहुत बड़ी बेइज्जती उसने अपने देश के साहित्य की। इसके अलावा देखिए इसने पश्चिमी ज्ञान और साहित्य को बढ़ावा देने की बात अपने इस मिनट में किया। उसने तर्क दिया कि भारतीयों को पश्चिमी विज्ञान, गणित, भूगोल, चिकित्सा आदि का ज्ञान अंग्रेजी माध्यम से दिया जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए अंग्रेजी शिक्षा के लिए धन का उपयोग, यानी उसने कहा कि जो सरकार के द्वारा शिक्षा पर पैसा खर्च करने की बात की जा रही है उस पैसे को अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत तय की गई 1 लाख की राशि को केवल अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश उसने की। इसके परिणाम स्वरूप देखिए पारंपरिक शिक्षा प्रणाली गुरुकुल और मदरसे को कोई सहायता नहीं देने की बात उसने कही। तो ये देखिए उसके मिनट के या विवरण पत्र के महत्वपूर्ण जो है प्रावधान थे। अब देखिए मैकाले का जो मिनट था, ये स्मरण पत्र था, इसका क्या परिणाम हुआ। इसके परिणाम स्वरूप देखिए क्या हुआ कि अंग्रेजी को भारत में आधिकारिक शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे कमजोर हो गई। भारत में एक नया अंग्रेजी शिक्षित वर्ग उभरा जिसने आगे चलकर प्रशासनिक सेवाओं और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1835 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने का आदेश जारी किया। इस नीति से भारतीय समाज में 2 वर्ग बन गए, एक अंग्रेजी शिक्षित उच्च वर्ग जो सरकारी नौकरियों में था और दूसरा पारंपरिक शिक्षा से वंचित वर्ग जो शिक्षा और रोजगार के अवसरों से कट गया।
यानी इसके इस विवरण पत्र को जब सरकार ने मान लिया तो भारत में दो वर्ग बन गए। एक वर्ग उच्च वर्ग बन गया जो पढ़ा लिखा था, सरकारी नौकरी में चला गया, और एक वंचित वर्ग था जो विभिन्न प्रकार की सेवा और रोजगार से वंचित रह गया। अब देखिए आज की क्लास का जो अगला टॉपिक है वो निस्यंदन सिद्धांत, जिसको फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी देखिए मैकाले की ही नीति का एक हिस्सा था। देखिए मैकाले की शिक्षा नीति के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक नई शिक्षा प्रणाली अपनाई जिसे निस्यंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत देखिए इस विचार पर आधारित था कि अंग्रेजी शिक्षा पहले समाज के उच्च वर्गों तक पहुंचेगी और फिर वहां से धीरे धीरे फिल्टर होकर समाज के निम्न वर्गों तक पहुंचेगी। यानी इसमें यह कहा गया कि हम लोग जो भारतीयों को शिक्षित करने का यह प्रावधान कर रहे हैं उसमें सबसे पहले उच्च वर्ग के लोगों को पढ़ाया लिखाया जाएगा, और उच्च वर्ग के लोग जब पढ़ लिख लेंगे तो फिर उन्हीं के द्वारा धीरे धीरे निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा भी पढ़ लिख लिया जाएगा। हमें सबको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सबको पढ़ाने की वजह से हमारे ऊपर बोझ बहुत ज्यादा होगा और हमारे ऊपर आर्थिक रूप से जो समस्या होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने इसको अपनाया। इस सिद्धांत के देखिए मुख्य बिंदु क्या थे। पहला देखिए इसमें पहला बिंदु क्या था कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग को दी जाएगी। यानी ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा को सीधे पूरे समाज में फैलाने के बजाय केवल उच्च वर्गों यानी राजाओं, जमींदारों, संपन्न भारतीयों तक सीमित रखा। उनका मानना था कि उच्च वर्ग के लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने नीचे के वर्गों को शिक्षित करेंगे। दूसरी बात इसकी क्या थी कि वे सीमित धन खर्च करने का उद्देश्य रखते थे। यानी ब्रिटिश सरकार भारतीय शिक्षा पर अधिक धन खर्च नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उच्च वर्ग को ही शिक्षित करने पर ध्यान दिया ताकि वही वर्ग अंग्रेजी शासन की विचारधारा को अपनाकर इसे नीचे तक पहुंचा सके। देखिए भारत का जो बड़ा वर्ग था वो गरीब था, निम्न था, तो उसको शिक्षित करने में इनको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते, और जो अमीर लोग थे, जमींदार लोग थे, राजा लोग थे, वो बहुत सीमित मात्रा में थे, तो उनको पढ़ाने लिखाने से इनका पैसा कम खर्च होता और फिर वही लोग पढ़ के इनके यहाँ नौकरी करने लगते, तो फिर वो अपने देश के लोगों को खुद ही शिक्षित कर लेते, अंग्रेजों को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया था। उसके बाद देखिए प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी ब्रिटिश सरकार को कम खर्च में प्रशासनिक कर्मचारियों की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने एक सीमित अंग्रेजी शिक्षित वर्ग तैयार करने का प्लान बनाया और जिसके तहत ब्रिटिश शासन को चलाने में इनको मदद मिले, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब देखिए जो निस्यंदन का सिद्धांत था इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसका देखिए सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा कि भारत में अशिक्षा की गहरी खाई बनी। यानी भारत का ज्यादा जो वर्ग था, बहुत बड़ा वर्ग, वो अशिक्षित रह गया। देखिए इस नीति के कारण समाज में शिक्षा का असमान वितरण हुआ, निम्न वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, जिससे भारतीय समाज में शैक्षिक असमानता बढ़ी। दूसरी चीज क्या हुई, भारतीय समाज का विभाजन हो गया। यानी जो लोग अंग्रेजी शिक्षित भारतीय थे वे उच्च वर्ग के बन गए, ब्रिटिश शासन के करीब हो गए, जबकि निम्न वर्ग पारंपरिक जीवन शैली में ही बना रहा और वो ब्रिटिशों से दूर रहा। इससे देखिए भारतीय समाज में जो खाई बनी वो आगे चलकर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का कारण बनी। यानी भारत के लोगों को आपस में ही एक दूसरे का विरोधी बना दिया गया, लोग एक दूसरे से ही संघर्ष करने लगे। अगली चीज के देखिए क्या हुई, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का पतन हुआ। यानी गुरुकुल, मदरसे और प्राचीन भारतीय शिक्षा संस्थान कमजोर हो गए क्योंकि उन्हें सरकारी सहायता नहीं मिली। ऐसा करने की वजह से देखिए भारत के जो पारंपरिक शिक्षण संस्थान थे वो धीरे धीरे कमजोर हो गए और अंततः कुछ ऐसे संस्थान थे जो बंद हो गए। तो इससे भारत में जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो पूरी तरह से धराशायी हो गई और धीरे धीरे नष्ट हो गई। देखिए भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अगली चीज देखिए इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा मिली। यानी इस नीति से भारतीय समाज में असंतोष बढ़ा, जिससे आगे चलकर सर्वजन शिक्षा आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली।
यानी इस तरह का विरोध करने की वजह से भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए एक प्रेरणा भी मिली और उन्होंने कहा कि ये अंग्रेज हमारे साथ विरोध कर रहे हैं, हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, हम भारतीयों को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं। इसलिए भारत के जो विद्वान पुरुष थे उन लोगों ने अपने द्वारा ही भारतीयों को शिक्षित करके उनको इनके खिलाफ खड़ा करने में बहुत मदद की, जिसमें देखिए महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और अन्य समाज सुधारकों ने इस शोषणकारी शिक्षा प्रणाली के खिलाफ आवाज उठाई। अब देखिए जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी इसकी विफलता के क्या वजह थे। देखिए ब्रिटिश सरकार का अनुमान था कि उच्च वर्ग से शिक्षा धीरे धीरे समाज के निम्न वर्गों तक पहुंचेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए ब्रिटिश सरकार ने सोचा था कि उच्च वर्गों को हम पढ़ा देंगे तो वो फिर बाद में नीचे वर्ग के लोगों को पढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो उच्च वर्ग के लोग सरकारी नौकरी पा जाते थे, उच्च पदों पर चले जाते थे, फिर वे अपने अगल बगल के लोगों पर, निम्न वर्ग के लोगों पर ध्यान नहीं देते थे। वो उनसे अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते थे, उनको हे दृष्टि से देखने लगते थे। भारतीय उच्च वर्ग ने शिक्षा को अपने तक ही सीमित रखा, जिससे निम्न वर्गों को शिक्षा मिलने में 10 हो। देखिए वो लोग जब शिक्षा प्राप्त कर लेते थे तो कुल अपनों का ही ख्याल रखते थे, दूसरे निम्न वर्ग के लोगों को, वंचित वर्ग के लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहते थे। इसी के परिणाम स्वरूप देखिए अंततः 1854 ईस्वी में वुड के डिस्पैच के तहत सरकार ने इस सिद्धांत को छोड़कर सर्वजन शिक्षा, मास एजुकेशन की नीति अपनाने की सिफारिश की। बाद में देखिए जब 1854 ईस्वी का जो डिस्पैच लाया गया उसमें इस नीति को त्याग कर नई नीति अपनाने की बात कही और उसमें कहा गया कि इस प्रकार से जो विभेदित शिक्षा नीति है उसको हटा दिया जाए, सभी लोगों को शिक्षित करने की योजना बनाई जाए। इसका देखिए समग्र प्रभाव क्या हुआ कि मैकाले की शिक्षा नीति और निस्यंदन सिद्धांत ने भारत में औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। देखिए इससे भारत में औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई और इससे एक नया शिक्षित मध्यम वर्ग उभरा, जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। इन सब का देखिए भारतीयों को कुछ बेनिफिट इस तरीके से मिला कि इन्हीं अमीर लोगों में से, इन्हीं उच्च वर्ग के लोगों में से कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने इन्हीं के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर अच्छा ज्ञान प्राप्त करके अपने देश में जो फैली हुई कुरीतियां थी, अपने देश की जो अव्यवस्थाएं थी, उनको दूर करने का प्रयास किया और अपने देश के राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेजों को अपने देश से भगाने में सफलता भी दिलाई। देखिए लेकिन यह नीति सामाजिक विषमता को भी बढ़ावा देने वाली साबित हुई। आज भी भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी का वर्चस्व और सरकारी व निजी शिक्षा के बीच असमानता मैकाले की शिक्षा नीति की विरासत मानी जाती है। देखिए इतना सब होने के बावजूद भी आज भी हम देखते हैं कि अपने देश में अंग्रेजी का वर्चस्व हर जगह दिखाई देता है। आज भी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा सम्मान दिया जाता है और विभिन्न प्रकार के संस्थानों में भी अंग्रेजी भाषा को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। ठीक है, तो देखिए इसका समग्र निष्कर्ष क्या निकल के आया कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति और निस्यंदन सिद्धांत ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी, लेकिन यह शोषणकारी और असमानतापूर्ण थी। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर भारतीय भाषाओं को कमजोर कर दिया गया। शिक्षा को केवल उच्च वर्ग तक सीमित रखा गया, जिससे समाज में विषमता आई। हालांकि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय समाज में राष्ट्रवादी आंदोलन और सामाजिक सुधारों को भी जन्म दिया, जिससे आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम को बल मिला। तो कुल मिलाकर देखिए ये सारी बातें जो आज की क्लास में हम लोगों ने देखी, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो कुछ भी अपने देश में शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए वो एक तरह से अपने फायदे के लिए किए गए। यानी वो लोग जो भी कुछ किए वो चाहते थे कि उससे उनका फायदा हो। यानी एक तरह से कहा जाए तो यह विभेदित नीति थी, लेकिन फिर भी हम लोगों को उसका फायदा हुआ, क्योंकि उनके द्वारा अपने फायदे के लिए ही ये सब किया गया। लेकिन फिर भी हम लोगों में से कुछ ऐसे जो व्यक्ति थे जिन्होंने उस शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करके अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और फिर उस ज्ञान के माध्यम से अंग्रेजों को अपने देश में विभिन्न तौर तरीकों से हटाने का, भगाने का प्रयास किया और अंततः यह सफलता उनको मिली।
इसके अलावा इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आज भी अपने देश में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसका उपयोग देखिए भारतीय लोगों को भी मिल रहा है। तो वो चीज उन लोगों ने उस समय जो था अपने फायदे के लिए किया, लेकिन आज भी हमको उसका फायदा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसकी आगे की जो बातें हैं उसको बताऊंगा और फिर हम लोग धीरे धीरे करके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चले। तो आज की क्लास में आप लोगों को सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूं। और आप लोगों ने अपने आप को मेरी इस क्लास में इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।